दोस्तों एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस की बात करेंगे। जो यूरोपियंस इंडिया में एंटर हुए, कौन से ईयर से एंटर हुए, सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिसने इंडिया में एंटर किया, तो आज ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पार्ट वन इज द दिस इज पार्ट वन, और इसके अंदर हम पोर्चुगीज को पढ़ेंगे। पोर्चुगीज का हम डच, फ्रेंच, इंग्लिश इन सबको पढ़ेंगे, और कैसे इंडिया के अंदर सोशल ऑर्डर चेंज हुआ, कौन कौन से न्यू डिस्कवरीज, इन्वेंशन हुई, और कैसे ब्रिटिश इंडिया ने अपना एम्पायर यहाँ पर सेट किया। उसके बाद फ्रीडम जो है इंडिया को मिली 1947। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस में, राइट। तो दिस इज द मैप। इस मैप में आप देख रहे हैं कि रोमन एम्पायर था यूरोप में, और एशिया के कुछ पार्ट में, और अफ्रीका के कुछ पार्ट में, राइट। लेकिन रोमन एम्पायर के गिरने के बाद दो एम्पायर बने। एक ससानियन एम्पायर जो कि आज के मॉडर्न डे ईरान में है, जिसको हम पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं, और बेंजाइंटाइन एम्पायर जो टर्की की तरफ था, राइट। दिस इज द मैप। आप देख सकते हैं ससानियन एम्पायर, जिसको हम पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, आज का ईरान, इराक, सम पार्ट ऑफ जॉर्डन, सीरिया इसके अंदर था। और बेंजाइंटाइन एम्पायर के अंदर भी आपका इस टर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, देन इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सभी इसके अंदर आते थे। और मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका यूरोप में था। तो यहाँ पर अभी ट्रेडिंग रिलेशंस तो थे। ट्रेडिंग रिलेशंस किसके साथ थे? जैसे कि यूरोप है, यूरोप में काफी ज्यादा विंटर्स पड़ती है, ठंड होती है, तो वहां पर स्पाइसेस की काफी डिमांड थी, और सिल्क की काफी डिमांड थी, राइट। सो इन सब की डिमांड पूरी करता था एशिया। तो एशिया के साथ इनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे, काफी पहले से थे, ठीक है। पहले मेसोपोटामिया के साथ इनके रिलेशन थे। फिर वो जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं, नॉट ग्लोबलाइजेशन एज सच, बट जैसे ट्रेड कॉन्टेक्स्ट बढ़े, तो यहाँ पर डिमांड्स भी बढ़ी एशिया के स्पाइसेस की, कॉटन की, सिल्क की, टी की, हर एक चीज की। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे, देखते हैं। लेकिन ससानिद एम्पायर और बेंजाइंटाइन के एम्पायर के साउथ में एक नया एम्पायर जो कि अरब कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर खलीफा या खलीफेत इंक्रीज हुआ, उसका जो इन्फ्लुएंस था वो इंक्रीज हुआ। रशीदुद्दीन खलीफेत पहले आया। ये जो गल्फ है आपका, अरेबियन गल्फ, या फिर हम सऊदी अरेबिया, सीरिया, ओमान, इन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रशीदुद्दीन एम्पायर ये 645 के अराउंड इंक्रीज हुआ, और 750 तक उमायद एक एम्पायर था जो कि उमायद खलीफेट के नाम से भी जाना जाता है। इसने काफी एक्सपेंड किया, मतलब मॉडर्न डे अफगानिस्तान, ईरान, इजिप्ट, पूरा का पूरा गल्फ पेनिनसुला, देन नदर्न अफ्रीका, यूरोप में तक इसने अपना जो था इन्फ्लुएंस दिखाया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या इंक्रीज हुई? जो ट्रेडर्स थे एशिया के, जो स्पाइसेस के अंदर डील करते थे, दैट इज साउथ एशिया, लाइक इंडिया, इंडोनेशिया, मॉडर्न डे बांग्लादेश एंड ऑल। तो यहां से जितना स्पाइस था, वो जो लैंड के रास्ते यूरोप जाता था, वो कट ऑफ हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बैरियर, नेचुरल बैरियर इसमें आ गया, नॉट नेचुरल बैरियर बट एक, जैसे उमय्यद एम्पायर था, उसके अंदर मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे, वो यूरोप से आने वाले ट्रेडर्स से या जो भी डील करते थे इन स्पाइसेस, उनसे टैक्स ज्यादा चार्ज करते थे। टैक्स चार्ज करने से क्या होता था कि प्रॉफिट मार्जिन था वो गिरने लगा। तो एक बैरियर खड़ा हो गया इन 1750 अराउंड। तो अब ये जो थे आपके अरब ट्रेडर्स, इनको टैक्स ज्यादा मिलता था, भाई इनकी लाइफ बिना कुछ मेहनत किए इनको इतना कुछ मिल रहा है, ठीक है। इनके जो वेल्थ था उसके अंदर इंक्रीज हो रहा था, तो इसलिए ये ट्रेडर से ही वेल्थ लेते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे 11th सेंचुरी आई, 11th सेंचुरी में टर्निंग पॉइंट आया इन यूरोप, रेनेसा पीरियड स्टार्ट हो गया था, और रेनेसा पीरियड ने प्रोवाइड किया नॉलेज, जो नॉलेज गेन करने की पावर है उसको राइज किया रेनेसा पीरियड ने। नॉलेज जैसे बढ़ी तो आर एंड डीज बढ़ा, आपका एक्सप्लोरेशन बढ़ा, तो नेविगेशन इंक्रीज हुआ, ठीक है। रेनेसा पीरियड से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफी बूस्ट मिला, जिसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के अंदर काफी बूस्ट आया, शिप बिल्डिंग के अंदर काफी बूस्ट आया, एग्रीकल्चर मशीनरी के अंदर काफी बूस्ट आया, कनाल मेकिंग मशीनरीज के अंदर, मतलब जो तरीका था उनका, उसके अंदर काफी चेंज आया। तो फिर ये
नेविगेशन की मदद से शिप बिल्डिंग की तरफ भी गए। नेविगेशन समझिए पहले क्या है, कि नेविगेशन से नए नए रूट्स डेवलप किए इन्होंने, ठीक है। नेविगेशन से फिर इन्होंने शिप बनाए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और नेविगेशन ने यूरोपियंस को एक नया डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया, कि हम लोग दूसरी कंट्रीज को सर्च करेंगे तो भैया ये निकल पड़े वहां से, यूरोप से। तो जो एक पुर्तगाल का एक आपके व्हाट यू कॉल रूलर थे, ठीक है, उन रूलर को हम नेविगेटर के नाम से जानते हैं। उस नेविगेटर ने, हेनरी वन नाम था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ही कहा जाता है उसको। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने बहुत जिद एक अपना ली थी, बहुत जिद्दी हो गया था वो, कि भैया मुझे ना अब नेविगेशन करनी ही करनी है, मतलब मुझे नए रूट्स, ट्रेडिंग रूट्स ढूंढने ही ढूंढने हैं। और स्पेन एंड पोर्चुगीज जो थे वो एक एडवांटेज सिचुएशन या लोकेशन पर थे वो लोग। कैसे, क्योंकि एकदम फार वेस्ट में थे वो यूरोप के, वहां से सी काफी पास पड़ रहा था, काफी पास के सी ही है वहां से, बिल्कुल जो हराइजन है उसके आगे सी है। अपार्ट फ्रॉम दिस उनको फंडिंग भी मिल रही थी, रोम से, वेनिस से, जेनेवा से काफी फंडिंग मिल रही थी कि आप लोग यहाँ से शिप बिल्डिंग को बूस्ट करो आप लोग। तो वहां से शिप निकले, ब्राजील की तरफ भी गए और नया ट्रेड रूट उन्होंने सर्च किया जिसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। केप ऑफ गुड होप से इंडिया और इंडोनेशिया की तरफ उनको काफी हेल्प मिली। ये प्रिंस हेनरी द नेविगेटर है, और भैया इसकी मदद से काफी एक्सप्लोरेशन जो थे वो यूरोप से निकलना स्टार्ट हुए और ब्राजील और इंडिया की तरफ आए। यहाँ पर हम सब्सिक्वेंटली इंडिया की बात करेंगे। इंडिया की तरफ से जो ट्रेड रूट इन्होंने सर्च किया वो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप जो सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका की। जो पहला नेविगेटर था वो था बार्टोलोमियो डियाज, ठीक है। जो तो ये इंडिया तक नहीं आया था, लेकिन इसने रूट सर्च किया था। इसके रूट सर्च करने के पीछे जहां तक मैं समझाऊं, जो इसके पास नेविगेशन का तरीका होगा वो एक मर्क्यूरी थर्मामीटर होगा। तो जैसे यूरोप से इक्वेटर की तरफ आए तो पारा उठने लगता था, मर्क्यूरी जो लेवल था वो इंक्रीज होने लगता था। तो इसलिए ना ब्राजील इंडिया की तरफ ही आए। ये नेविगेशन इनका कंप्लीट नहीं था, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ नहीं गए, उनके वहां से नॉर्थ पोल ज्यादा कन्वीनियंट था। तो जैसे मतलब इक्वेटर के पास आना तो मर्क्यूरी की मदद से इन्होंने नेविगेशन करी। आप देख सकते हैं लैंड के पास पास रहे, जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये लैंड के पास ही रहे, ज्यादा सी के अंदर तक या उसके डीप नहीं गए, लैंड के पास रहे। क्योंकि इनको जो नेविगेशन था इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी इनको इनिशिएटिव तो जाता है कि इन्होंने नेविगेशन से शिप बिल्डिंग को क्लब किया और नए रूट्स को ढूंढा, ठीक है। तो जो पहला इंडियन था वो था वास्को डिगामा। ये 1947 जुलाई 8 1947 को इसने स्टार्ट किया अपना एक्सपेडिशन लिस्बन से, और कालीकत जो कि आज का काजीकोड है वहां पर ये पहुंचा इन 1498। लेट मी टेल यू हियर कि मुगल एम्पायर से पहले यूरोपियन जो थे वो इंडिया में आ चुके थे। मुगल्स 1526 में आए थे, ये 1498 में इंडिया आ चुके थे, राइट। इसको लगभग 27 दिन लगे थे अरेबियन सी क्रॉस करने में, पूरा एक महीना ही हम बोल सकते हैं अरेबियन सी को क्रॉस करने में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जर्नी, ये यूरोप से होता हुआ अफ्रीका के साथ साथ लगकर अफ्रीकन ईस्ट में पहुंचा, वहां से 27 डेज क्रॉस करके इंडिया पहुंचा, राइट। इसके जो क्रू था, इस क्रू के अंदर 170 मैन थे, जिसमें से 140 ही बचे थे, बाकियों को स्कर्वी हो गया था और कुछ आपके मानसून, हैवी मानसून की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेट मी टेल यू इंडिया में उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी। इंडिया में तुगलक नॉर्थ में थे, राजपूत एम्पायर, मारवाड़, मेवाड़, ये आपके मालवा, ये सभी आपके वेस्टर्न इंडिया में थे उस टाइम पर। डेक्कन प्लेटू पे बहमानी किंगडम था जो कि बीजापुर और गोलकोंडा और दूसरे लोकल रूलर्स जो थे उसमें डिवाइडेड था। मेजरली महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात एंड योर गोवा, ठीक है। और साउथ में विजयनगर एम्पायर था, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोर्चुगीज पहुंच गए भाई साहब अपना शिप लेकर के, और शिप जब यहाँ पर पहुंचा तो उनको रिसीव किया जमोरिन ने। ये जो आप बंदा देख रहे हैं ये है जमोरिन। जमोरिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पोर्चुगीज के लिए ही लॉयल था, इसने पोर्चुगीज की हेल्प करी। सब्सिक्वेंटली इसको अरब्स ने भी कांटेक्ट किया कि भाई तू क्यों हेल्प कर रहा है उनकी। तो ये फिर थोड़ा सा एम्बिग्यूटी में आ गया, थोड़ा डाउट में आ गया, थोड़ा डाइसी सा हो गया ये कि यार मैं पोर्चुगीज की हेल्प करूं कि मैं अरब की हेल्प करूं।
अरब जो है वो काफी लैंड मास को कवर कर रहे थे उस टाइम पर, उनकी पॉपुलेशन काफी थी, और पोर्चुगीज थे वो बिल्कुल न्यू अराइवल्स थे यहाँ पर इस टाइम पर। तो इसने रिसीव किया, इनिशियली इसने रिसीव किया पोर्चुगीज को, और वास्को डी गामा पहुंचा कालीकत। कालीकत पहुंचने के बाद उसने काफी ज्यादा ट्रेड किया, उसने कुछ एस्टेब्लिशमेंट किए, ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट, उसने ट्रेडिंग फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करी कन्नानौर के अंदर, कालीकत के अंदर एंड कोचीन के अंदर। और देखते देखते पोर्चुगीज जो थे वो एक कॉमर्स सेंटर के अंदर कन्वर्ट हो गए, राइट। तो इंडिया में से जब ये 1498 से वापस गया, एक साल के अंदर ही ट्रेड वगैरह करके जब वापस गया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कालीकत, जो कालीकत है वो आज का कोझिकोड है, ठीक है। कोझिकोड इज द नेम ऑफ प्लेस, वो उसी को कालीकत कहा जाता है। तो वहां पर सबसे पहले पहुंचाई, और जब ये वहां से अपने एक्सपेडिशन या अपना सामान वगैरह लेकर के जब वापस गया ना आपका वास्को डी गामा, और जब ये पहुंचा यूरोप, यूरोप पहुंच के भाई साहब इसने जो ट्रेड किया वहां पर 10 टाइम्स 15 टाइम्स 20 टाइम्स रेट पर उसने बेचा, और इनके ऊपर होने लगी पैसे की बारिश भाई साहब, पैसा ही पैसा आ गया इनके पास। और वो देख करके दूसरी जो पावर्स थी उस टाइम में, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, उनको भी हुआ कि यार पोर्चुगीज तो बहुत है, और पोर्चुगीज के अंदर इटसेल्फ जो इनकी इनर पॉलिटिक्स थी वो भी चेंज हो गई। तो उन्होंने अब इंडिया को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया कि भैया स्पाइसेस आ रहे हैं, वो स्पाइसेस जो कि काफी ज्यादा डिमांड में है, और रेनेसा पीरियड के बाद जो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज मिली इन सबको, उसके बाद तो भाई साहब जो प्रिजर्वेटिव जिन्होंने बनाए हैं, जो मीट कंजम्पशन थी वो काफी इंक्रीज हुई, काफी ज्यादा डिमांड में थे स्पाइसेस एंड ऑल इंडिया के वहां पर। तो दूसरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई कि भैया हमें इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। इन्होंने देखे स्पाइसेस वहां पर, और स्पाइसेस देख करके हो गए शॉक, तो सबने बोला कि चलो भाई भागते हैं जरा इंडिया की तरफ, तो भाग भाग के इंडिया की तरफ आए हैं। दूसरी जो डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये सभी, फ्रेंच तो काफी बाद में आए, डच और फिर इंग्लिश एंड देन फ्रेंच इज द राइट क्रोनोलॉजी जिसके अंदर वो आए, ठीक है। पोर्चुगीज में से आपके वास्को डी गामा के बाद आया पेड्रो कैब्राल। कैब्राल वही बंदा जिसने ब्राजील का रास्ता ढूंढा था, ये इंडिया में भी आया था वास्को डी गामा के बाद। ये 1500 में इंडिया पहुंचा था, लेकिन इसका जो एक्सपेडिशन था, जिसकी जो जर्नी थी वो काफी ज्यादा टर्बुलेंट थी, ज्यादा मतलब सक्सेसफुल हम कह सकते हैं, सक्सेसफुल थी लेकिन स्मूथ नहीं थी। इसको लोकल्स ने अटैक किया, देख करके फिर इसने भैया अरब के शिप वगैरह थे उनको बम्बार्डमेंट कर दिया, बम्बार्डमेंट इसने कालीकत को भी किया, और फिर इसने धीरे धीरे अपनी पावर दिखाई वहां पर। तो लोकल्स जो थे फिर पोर्चुगीज के साथ ही स्टिक हो गए कि हम पोर्चुगीज के साथ रहेंगे, भैया इनकी जो शिप है काफी हैवी है, उसके अंदर आर्म्स एंड एम्युनिशंस हैं, उसके अंदर कैनन्स लगी हुई है, वो प्रूफ रेजिस्टेंट है, वो मतलब कुछ इसको अटैक करो तो वो रेजिस्टेंट भी है, काफी मैमथ जाइंट इनकी शिप थी। वो देखकर काफी इंप्रेस हुए ये लोग लोकल्स, ठीक है। कैब्राल के बाद वास्को डी गामा वापस आया था। उसके बाद जो पोर्चुगीज थे उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ चेंज किया, उन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन जो गवर्नेंस थी, ठीक है। तो जो गवर्नेंस थी उसके अंदर गवर्नर को भेजा इन्होंने, इंडिया के अफेयर्स को हैंडल करने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया गया, 3 साल के लिए वो नियुक्त किया जाता था, उसका एक सेक्रेटरी होता था, बाद में उसके काउंसिल भी प्रोवाइड कर दी थी। तो पहला गवर्नर था आपका फ्रांसिस्को अल्मीडा, ये 1505 में आया था, और इसने ब्लू वाटर ट्रीटी को अडॉप्ट किया था। ब्लू वाटर ट्रीटी का मतलब है कि अरब्स को या अरब ट्रेडर्स को दबाना है, सप्रेस करना है, और पोर्चुगीज जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज करना है पूरा का पूरा अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। मतलब कि सी रूट इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करी थी, और उन्होंने काफी हद तक बना भी ली थी। और पोर्चुगीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनकी शिप काफी जाइंट मैमथ लाइक थी, तो इन्होंने एडन जो कि आपका रेड सी का एरिया है, इन्होंने हॉर्मुज जो कि ईरान ओमान के बीच का एरिया है, एंड मलक्का जो कि इंडोनेशिया का एरिया है, इन्होंने कैप्चर कर लिया और वहां पर मोनोपोली सेट कर ली भाई वहां के स्पाइस ट्रेड के अंदर, ठीक है। इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई और उन्होंने अपनी मोनोपोली सेट कर ली। इसके बाद आपका अल्मीडा के बाद आया अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क। अल्ब्यूकर्क ने परमिट सिस्टम स्टार्ट किया। परमिट सिस्टम मतलब किसी का भी जहाज आएगा जाएगा, ये वहां के ऑनर बन गए थे उस रास्ते के, जैसे एडन है आपका, हॉर्मुज है, तो वहां से परमिट लेकर के पैसे लेते थे उनसे। तो टोल प्लाजा भी इनका काफी बड़ा, इनको इनकम होने लगी, साइड इनकम। इन्होंने फिर गोवा को कैप्चर कर लिया बीजापुर के सुल्तान से 1510 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि ये इनिशियली मुस्लिम्स के अगेंस्ट था, हिंदूज के जो
की तरफ इसका रवैया सॉफ्ट था। तो इसने सती को एबॉलिश किया और इसने ना एनकरेज किया कि आप लोग इंडिया के अंदर ही शादी करो, इंडियन वुमेन से शादी करो, मैरिज करो और यहीं पर सेटल हो जाओ ताकि आपकी पॉपुलेशन बढ़े और फिर आप क्रिश्चियनिटी का भी बढ़ाओ। ठीक है, तो इनका जो एलिमेंट था ना, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, spread of population, hold over the properties of other countries and the trade properties या ownership, उसकी वजह से ये काफी जल्दी राइज भी हुए और काफी एग्रेसिव भी थे। साथ ही साथ इन्होंने टोबैको और कैशू भी इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद आया आपका निनोडा शुना। निनोडा शुना गवर्नर बना 1529 में। ठीक है, इस टाइम पर नॉर्थ में क्या चल रहा था, मुगल्स वगैरह आ चुके थे। साउथ में जो लोकल गवर्नर्स थे या लोकल रूलर्स थे वो पोर्चुगीज के साथ थे। ठीक है, पोर्चुगीज का लड़ रहे थे या उनके साथ एग्रीमेंट में थे, वो सिचुएशन की बात है, अलग अलग सिचुएशन थी। निनो दा शुना ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया, कहां से, कोचीन से गोवा ले गया। ठीक है, और इसने काफी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी एक्वायर करी, दमन को कैप्चर किया, सालसेट बॉम्बे को कैप्चर किया, दीव को कैप्चर किया 1535 तक निनो दा शुना ने। तो ये कुछ गवर्नर्स थे, इन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन पे लेकर के आए पोर्चुगीज को। ठीक है, तो यहाँ पर अब जानने वाली बात है, स्लाइड्स में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या थी पोर्चुगीज के लिए कि वो इतनी जल्दी उन्होंने अपना जो एरिया था काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड में आ गए थे। देखिए, फेवरेबल कंडीशन ये थी कि इंडिया जो था वो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज में या रूलर्स से कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, कोई एक सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। नॉर्थ में कुछ था, वेस्ट में कुछ था, ईस्ट में कुछ था, साउथ में कुछ था, रीजनल जो डिफरेंसेस भी हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस भी है, कल्चरल डिफरेंसेस भी है, ये सभी चीजें थी। तो इस चीज का फायदा इन्होंने अच्छे से उठाया। इनकी जो शिप थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इन्होंने काफी होल्ड कर लिया था अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनकी जो नेविगेशन थी वो एक सही रास्ता बताते थे। इन्होंने जैसे जैसे इन्होंने नेविगेशन सेट किया, ये अपने पोस्ट बनाते आए सभी रास्तों पे। ठीक है जी, स्मॉलर किंगडम को कैप्चर करना इजी हो गया इनके लिए क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इनकम बहुत ज्यादा थी। और जो सेंस था नेविगेशन का या एक इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड का, उसकी नॉलेज का, आर्म्स एंड एमुनेशन का, वो लोकल रूलर्स को नहीं था। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस थी पोर्चुगीज के लिए कि वो इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाए अपना। इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि अकबर के कोर्ट में जाए तो अकबर को भी क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद जहांगीर के कोर्ट में जाए, जहांगीर को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लें। इन्होंने काफी डेलीगेशंस भी भेजी। इन्होंने एक तो डेलीगेशन जो इसने अकबर के पास भेजी थी उसके अंदर जी आपके एक उनके एक मतलब क्रिश्चियन मिशनरी के हेड थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनका नाम था जी आपका, एक सेकंड रुकिए मेरे को थोड़ा रिकॉल करने दीजिए। उनका नाम एक्वाविवा था, समथिंग एक्वाविवा और मोन्सीरेट के नाम से कुछ नाम था उनका। ठीक है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करने की बात करी उनको। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्या करते थे कि जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखता था, जहां पर एडवांटेज दिखता था उसका साथ देते थे। ये विजयनगर एम्पायर में साथ देते थे और बीजापुर के अगेंस्ट लड़ते थे। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा में लड़ाई है तो उनको आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़ाते थे और किसी एक का साथ दे देते थे। ठीक है, तो ये अपने आप को ट्रेड फैसिलिटीज या ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इनका एक मोटो था, जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस जीतना चाहते थे। दूसरा जो उस टाइम पे पावरफुल हाउसेस थे, जैसे मुगल्स के दौरान, मुगल्स में इन्होंने अकबर का भी फेथ कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इन्होंने जहांगीर का भी कन्वर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जहांगीर थोड़ा सा अवेयर था इनके बारे में। और फिर शाहजहां तो वहां तक आते आते तो इनकी जो पावर के अंदर कमी थी वो दिखनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, पोर्चुगीज जो थे उन्होंने मुगल्स का फेवर कैसे लूज किया, मतलब उनका कॉन्फिडेंस मुगल्स में से कैसे उठ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो जो 1601, 2, 3, 4, 5 इन 5 सालों में एक्सपेडिशंस आए ब्रिटेन से, और ब्रिटेन का जो हॉकिंस था वो लैंग्वेजेस जानता था। ठीक है जी, वो अपना शिप लेकर के आया था, हेक्टर के नाम से शिप था उसका। ठीक है, और जेम्स ने, इंग्लैंड का जो किंग था उस टाइम पर, उसने जहांगीर के कोर्ट में भेजा था। ठीक है जी,
उसका नाम था जी विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो था वो आर्मेनिया की के साथ भी उसके मैट्रिमोनियल अलायंस थे, तो उसको कुछ उर्दू जबान या पर्शियन या कुछ मुस्लिम टच था उसकी लैंग्वेज में, ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा रिलेशन बन गया मुगल्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस वो अपने साथ अल्कोहल भी लाया था, परफ्यूम्स भी लाया था, और उसको फ्लैटरिंग करना बहुत अच्छा आता था। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने क्या किया कि गोवा के नेवीज को रोक दिया, गुजरात में गोवा की नेवीज को डिफीट कर दिया। तो काफी इंप्रेस हुआ जहांगीर, और जहांगीर ने उसको फिर अपना फेवरेट मान लिया, या उसको सूरत के अंदर एक फैक्ट्री लगाने की इजाजत दे दी, ठीक है। तो ये 1612 की बात है। दो शिप थी उसकी, एक ड्रैगन के नाम से और एक ऑसलैंडर के नाम से, जिसने डिफीट किया था पोर्चुगीज को। जहांगीर उस टाइम पर था, ठीक है। और मुगल डिक्लाइन ऑफ मुगल्स लिखा मैंने, सॉरी यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज लिखना था, प्लीज एक बार इसको करेक्ट कर देंगे सभी। लेट मी टेल यू इट इज डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज। मैं मुगल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ये मेरे से एक एरर हुआ। तो यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज की मैं बात कर रहा हूँ। पोर्चुगीज जो थे वो अब सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। नॉर्थ में मुगल्स आ गए थे, वेस्ट में राजपूताना था, साउथ की तरफ जो थे वो इंडिपेंडेंट रूलर्स भी थे, और विजयनगर एम्पायर भी था। तो मुगल इसके पोर्चुगीज की जो पावर थी इसके अंदर धीरे धीरे कमी आनी स्टार्ट हुई। एक तो ये कि इनका जो एरोगेंट तरीका था, उन्होंने इनको सिर्फ और सिर्फ पायरेट्स ही समझा कि ये पायरेट्स ही है। तो एरोगेंसी से एक तो ये कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इन्होंने कि भैया एरोगेंट है, इनसे हम बात नहीं करेंगे, इनसे ट्रेड नहीं करेंगे। जब ट्रेड कम होने लगा तो इनकी पावर में भी कमी दिखनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि इनके रेवेन्यू गिरने स्टार्ट हो गए थे। दूसरी बात है इनको ब्राजील मिल गया था। ब्राजील मिला तो ये ब्राजील की तरफ ध्यान चला गया इनका, क्योंकि वहां पर तो इतनी ना लोकल रूलर्स थे ना दूसरी यूरोपियन पावर्स थी, तो इनकी मोनोपोली बनी रही वहां पर, ठीक है। इनसे मराठा का जब इंक्रीज हुआ तो मराठाज इंक्रीज से इनके यहाँ से सालसेट भी चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ गोवा दमन एंड दीव तक ही सीमित रह गए, और उसके अंदर भी जो ब्रिटिशर्स थे उनसे डिफीट हो जाते थे इजिली। तो इसलिए इनका डिक्लाइन हो गया ग्रेजुअली। So ladies and gentlemen, that's all for today. In another session, in the next session, I'm going to talk about Dutch and the French. Right, उसके बाद मैं आऊंगा आपके ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के ऊपर। देन ब्रिटिशर्स के साथ जो फ्रेंच की लड़ाई हुई वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, उसको हम देख लेंगे एक बार कौन कौन सी मेजर लड़ाई थी, लोकल रूलर्स कौन से थे, आरकोट में कैसे इनका इजाफा हुआ, बंगाल कैसे इनके पास चला गया, और फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस कौन कौन से आए। इन सब चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ, और प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ढेर सारे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।